Hello, good morning all of you. हर्षित राठौर, हर्षित यस सर। आवाज सुनाई दे रही है आपको? यस सर, सुनाई दे रही है। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? स्क्रीन? यस सर, दिखाई दे रहा है। यस सर, दिखाई दे रहा है। Okay, thank you all of you. Today I am going to start numerical related to C clamp, just like a power screw. तो इसके न्यूमेरिकल देखेंगे और इसके न्यूमेरिकल आते भी हैं। पावर स्क्रू के कॉन्सेप्ट पे ही है। ये सी क्लैंप है। सी क्लैंप को कैसे, इसका एप्लीकेशन क्या है और इस पे न्यूमेरिकल जो आते हैं उसे कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिखा अ सी क्लैंप इज सब्जेक्टेड टू ए क्लैंपिंग फोर्स ऑफ 4 किलोन्यूटन. मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द जॉ आर 270 mm. डिस्टेंस बिटवीन स्क्रू एक्सिस एंड इनर एज ऑफ फ्रेम इज 150 mm. तो यहाँ पे मैंने जो फिगर बनाया है इसका नाम है सी क्लैंप. सी क्लैंप का मीनिंग ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास है मेटल का, उस पर कंप्रेसिव फोर्स लगाकर होल्ड करना है. सपोज करो आपके पास कोई वर्क पीस है. यहाँ पे इस वर्क पीस को देखो, इन दोनों जॉ के बीच में ये ऊपर वाली जॉ है और ये नीचे वाली जॉ है, ठीक है ना. इनके बीच में वर्क पीस रखोगे, इसको होल्ड कराना होगा आपको. तो ये हैंडल है, यहाँ पे हैंडल लगा हुआ है. ये हैंडल के थ्रू जब रोटेट कराओगे, इसको टार्क दोगे, ठीक है ना. टार्क दोगे तो क्या होगा, ये भी रोटेट करेगा. ये स्क्रू, ये बड़ा सा जो रॉड है ये स्क्रू है, ये पूरा का पूरा स्क्रू है. तो अगर सपोज करो एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो तो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जाएगा तो पूरा पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है कॉलर है, ये आपका कॉलर है, ये वाला. इसके बाद क्या होगा, ये वर्कपीस है इन दो जॉ के बीच में होल्ड हो जाएगा. तो इस पे एक कंप्रेसिव फोर्स लगेगा. कंप्रेसिव फोर्स, यहाँ पे कोई वर्कपीस होगा, इस पे कंप्रेसिव फोर्स लगेगा. मान लो सपोज करो जहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो इस पे फोर्स लगाएगा. तो इस पे फोर्स लगाया तो वर्कपीस क्या करेगा, इतने ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा. किस पे? इस पे. ये जो हमारा स्क्रू दिख रहा है, स्क्रू वाली जो रॉड है, इस पे भी लगाएगा. तो क्या होगा, इस पूरे के पूरे रॉड में या पूरे के पूरे स्क्रू में एक कंप्रेशन क्रिएट हो जाएगा. कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, इसमें टेंशन क्रिएट हो जाएगा. कंप्रेशन टेंशन दोनों, मतलब कंप्रेशन इसमें भी शुरू हो जाएगा. अब जिस वे में आप लेना चाहते हो, ठीक है ना. इसको होल्ड कर रहे हैं तो इसमें भी टेंशन शुरू हो गया, इसमें भी टेंशन शुरू हो गया. तब हम एनालिसिस ये करेंगे इसमें जो स्क्रू दिया हुआ है, स्क्रू में कितना टेंशन क्रिएट हुआ है. देखो टेंशन किस तरह से क्रिएट हुआ है. पहले तो हमने क्या किया, इस स्क्रू को रोटेट कराया. तो रोटेट कराया तो टॉर्क की वजह से टेंशन होगा, ठीक है. दूसरा, हमने इनके बीच में, दो जॉ के बीच में हमने वर्कपीस होल्ड कराया इनके बीच. तो एक फोर्स, एक कंप्रेशन फोर्स भी लगेगा, इसके वजह से भी टेंशन इसके अंदर होगा. तो ट्विस्टिंग मोमेंट के वजह से, ठीक है ना, इसमें टेंशन क्रिएट होगा. और ठीक है, साथ साथ में ये टेंसाइल फोर्स जो लग रहा है अलोंग द स्क्रू के लेंथ के अलोंग, इसकी वजह से भी होगा. तो दो तरह से होगा. एक तो ट्विस्टिंग आ रहा है तो इसका मतलब शियर की वजह से होगा. और डायरेक्ट फोर्स लग रहा है तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड अपॉन एरिया. तो फोर्स आपको ऑलरेडी पता है, 4 किलो न्यूटन दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में, 4 किलो न्यूटन दिया हुआ है यहाँ पे. और एरिया क्या होगा, पाई अपॉन 4 डी स्क्वायर. तो यहाँ पे दो डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ पर दो डायमीटर, आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर, ठीक है ना. तो आपको मैंने बताया अगर कोर डायमीटर डीसी निकालना है तो क्या हो जाएगा, डी नॉट प्लस डी आई डिवाइडेड अपॉन 2. एवरेज ले लेंगे तो ये डीसी हो जाएगा. और ये जो फोर्स लग रहा है आपका 4 किलो न्यूटन का, इस पे चाहे डाउनवर्ड दिखा लो चाहे अपवर्ड दिखा लो, ठीक है ना. तो ये फोर्स जो होगा आपका 4 किलो न्यूटन में, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू,
पाई अपॉन स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड अपॉन पाई अपॉन 4 ए डीसी स्क्वायर। डीसी आपने निकाल लिया है यहाँ पे, डीसी ये वाला है। इस तरह से हम, ये क्या है, एक्सिस के अलॉन्ग एक्सियल फोर्स टेंसाइल फोर्सेस हैं। अब यहाँ पे ट्विस्टिंग की वजह से अगर कोई स्ट्रेस क्रिएट होता है इसके अंदर, तो शियर स्ट्रेस क्रिएट होगा, ठीक है ना। जो टॉर्क आप हैंडल घुमाओगे, आप इसको रोटेट कराओगे, तो इसके देखो जब भी ट्विस्टिंग होगी तब क्या होगा, शियर क्रिएट होगा। तो आपको ऑलरेडी पता है जो टॉर्क होता है, टॉर्क इज इक्वल टू 16, क्या होता है टॉर्क, शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू 16 टाइम्स टी डिवाइडेड अपॉन पाई। अब का कोड आया क्या है आपका, डीसी क्यू। अब ये फार्मूला होगा, तो शियर स्ट्रेस निकालना है आपको, तो ये टॉर्क आपको पता रहेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब सपोज करो इस ऊपर वाले पोर्शन पे जहाँ पे हैंडल है, यहाँ पे इस तरह से व्हील लगा हो। अब व्हील को हम घुमा रहे हैं, जैसे ड्राइवर क्या करता है, स्टीयरिंग को घुमाता है, वैसे घुमाएंगे। इसमें बेंडिंग भी क्रिएट होगा, तो बेंडिंग की वजह से क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप होता है। तो सिग्मा बेंडिंग जब निकालोगे आप, मान लो यहाँ पे मोमेंट जो होगा आप एम है, तो इस केस में क्या होता है 32 एम डिवाइडेड अपॉन पाई डी क्यू, डीसी हो जाएगा ये। तो ये फार्मूला बेंडिंग की वजह से, बेंडिंग स्ट्रेस, ये शियर स्ट्रेस जो होता है टॉर्क की वजह से होगा। और एक क्या होगा, डायरेक्ट जो एक्सियल फोर्स है उसकी वजह से, ठीक है, स्ट्रेस क्रिएट होगा, जिसे कहते हैं सिग्मा ए, अभी बताया है, एफ अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना है आपका, 4 किलो न्यूटन है, यहाँ पे दिया हुआ है। तो फोर्स आपका 4 किलो न्यूटन दिया हुआ है, तो फोर्स 4 किलो न्यूटन डिवाइडेड अपॉन एरिया। तो ये डायरेक्ट स्ट्रेस हो जाएगा, सिग्मा ए, एक्सियल भी बोलते हैं इसे, एक्सिस की डायरेक्शन। तो 3 तरह के स्ट्रेसेस डेवलप हुए इसमें। एक तो ट्विस्टिंग की वजह से शियर स्ट्रेस डेवलप हुआ, दूसरा क्या है आपका, एक्सियल फोर्स की वजह से क्या हुआ, एक्सियल स्ट्रेस क्रिएट हुआ, देखो ये लेंथ के लॉन्ग। और दूसरा क्या है, बेंडिंग, यहाँ पे अगर हैंडल लगा है तो घुमा रहे हैं हम, सपोज करो स्टीयरिंग लगा दिया यहाँ पे, तो मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट की वजह से भी बेंडिंग स्ट्रेस क्रिएट हुआ। तो 3 तरह के स्ट्रेसेस क्रिएट हुए इस पे। ये जो हमारे पास स्क्रू बना हुआ है, देखो स्क्रू लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पूरे पे स्क्रू है, ये सारी चीजें जो है, ये स्क्रू बने हुए हैं, थ्रेड बने हुए हैं। इन थ्रेड में, थ्रेड का अगर प्लेन सिलेक्ट करते हैं तो उस प्लेन पे ये सारे स्ट्रेसेस आएंगे, ठीक है ना। तो अगर प्लेन हम सिलेक्ट करते हैं तो इस तरह से कोई प्लेन बनेगा थ्रेड का। इस तरह से प्लेन साइड से बनेगा, और इस पे फोर्सेस आएंगे ऊपर से, लोड, ये जो लोड होते हैं इस पे, देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, इंक्लाइन लाइन के ऊपर एक लोड आ रहा है, तो इस तरह से लोड आएंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे इसके ऊपर, ठीक है। इसकी एनालिसिस करेंगे हम भी। अब यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी जरूरत ये है कि पहले हमें देखना है इस डायग्राम में है क्या, डायग्राम बनाना कैसे, डायग्राम तो बनाना होगा आपको। तो डायग्राम में क्या क्या चीजें हैं, देखो ये हैंडल है यहाँ पे घुमाने के लिए, ठीक है। हैंडल के साथ साथ यहाँ पे लगा हुआ है पूरा का पूरा स्क्रू थ्रेड, यहाँ से यहाँ तक स्क्रू थ्रेड है, ध्यान से सुनना आप। पूरा लंबा सा रॉड है, इसमें थ्रेड बने हुए हैं, ये नट लगाया है भाई। ये स्क्रू तभी घूमेगा जब ये नट होगा, क्योंकि बोल्ट क्या होता है, नट के अंदर ही घूमता है। तो उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, बोल्ट नट के अंदर इंसर्ट है, तो घूमेगा कैसे, ऐसे ही घूमेगा। इसे नट मान लिया इन्होंने, ये नट का दिया हुआ है, नट के अंदर थ्रेड है, इस वाले पोर्शन में इंटरनल थ्रेड है, यहाँ तक आया पूरा का पूरा आपका स्क्रू। ये कॉलर है, ये वाला पोर्शन कॉलर है। देखिए क्या होगा इसमें, अगर आप इस हैंडल को घुमाते हो तो पूरा का पूरा रॉड घूमेगा। अगर यहाँ पे कॉलर नहीं लगाओगे तो ये भी घूमेगा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन भी घूमने लगेगा। तो कोई चीज होल्ड करोगे, हमें तो होल्ड करना है ना, अब उसके ऊपर कोई चीज रोटेट कर रही है प्लेट, तो होल्डिंग अच्छी तरह से नहीं होगी। तो यहाँ पे कॉलर लगा देते हैं, ठीक है ना, ये कॉलर होता है।
कॉलर स्टेशनरी हो जाता है और साथ साथ में क्या होता है, ये जो थ्रेड बना हुआ है स्क्रू थ्रेड इसके अंदर इंसर्ट होता है, घूमता रहता है नीचे ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से कुछ बना होता है कॉलर, इस तरह से, इस तरह का होता है। साथ में क्या होता है आपका, इसमें भी क्या होते हैं, थ्रेड होते हैं, इसमें भी थ्रेड होते हैं। तो ये होल्डिंग टाइप का होता है, नीचे इस तरह से मेटल होता है, तो ये होल्डिंग हो जाती है बीच में, यहाँ पे वर्कपीस की होल्डिंग हो जाती है, और नीचे वाला पोर्शन ये है आपका, नीचे वाला पोर्शन जो है इस तरह से होल्डिंग हो जाती है। ये फ्रेम है, फ्रेम का शेप, क्रॉस सेक्शन लिया हुआ, देखो एच टाइप का क्रॉस सेक्शन लिया हुआ। फ्रेम की भी डिजाइनिंग की जाएगी, नट की डिजाइनिंग होगी, स्क्रू की डिजाइनिंग होगी, इंटरनल और इंटरनल, जो इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है स्क्रू थ्रेड का वो दिया हुआ है आपको, इसको पैड लिखा हुआ है, बट एक कॉलर है, ठीक है ना। अब देखते हैं डिजाइनिंग में कैसे कैसे डिजाइनिंग किया हुआ है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो किया है। डिजाइन ऑफ स्क्रू, इसका मीनिंग ये है हमें इसको स्क्रू को डिजाइन करना। स्क्रू का कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी पढ़ा है, किसमें, पावर जैक, पावर स्क्रू में, ठीक है ना, स्क्रू जैक में पड़ा हुआ है। इस तरह से बना होता है। लिखो, लिखा क्या है इसमें, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, कौन सा मटेरियल सिलेक्ट करते हैं। तो अ स्क्रू इज सब्जेक्टेड टू अंडर क्लैम्प फोर्स एज वेल एज टेंशन, ठीक है ना, कंप्रेशन के साथ साथ टेंशन भी इसमें क्रिएट होता है, ठीक है ना। सिलेक्टिंग लो कार्बन स्टील मटेरियल करते हैं इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे C30 है, ठीक है ना। कार्बन की परसेंटेज इसमें वेरी करती है 27 पॉइंट समथिंग से लेकर के 35% 100 में से, और जितनी बची रिमेनिंग होगी वो होगी आयरन, कुछ मैग्नीशियम, मैग्नीज भी मिला देते हैं, कुछ निकल भी मिला देते हैं। तो टेबल में देखेंगे, आपके पास जो टेबल होगी डिजाइन डेटा बुक, उसमें आप देखोगे कि ये सी क्लैम्प के लिए क्या क्या दिया हुआ है, कौन सा मटेरियल यूज करते हैं। तो कार्बन की परसेंटेज ज्यादा हो रही है, तो हाई कार्बन स्टील है, तो हाई कार्बन स्टील है, तो इसका मतलब ये कंप्रेशन में क्या होगा, स्ट्रांग होगा, टेंशन में क्या होगा, वो वीक होगा। तो कंप्रेशन ही करना है यहाँ पे, तो हाई कार्बन स्टील लिया हुआ है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, लो हाई कार्बन स्टील, क्योंकि C30 है। अब उसमें टेबल में जाएंगे, टेबल में लिखा होगा PSG 1.9 में जाएंगे, तो C30 के लिए यील्ड स्ट्रेंथ दिया होगा, यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो अल्टीमेट स्ट्रेंथ ज्यादा है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ जब ज्यादा होता है तो समझ लेते हैं वो मटेरियल जो हमारा है वो ब्रिटल मटेरियल, मतलब कि हाई कार्बन स्टील है। तो ये हाई कार्बन स्टील की बनी हुई है, तो ये जो हमारी बनी हुई है स्क्रू, ये हाई कार्बन स्टील की बनी हुई है। तो ये कंप्रेशन में स्ट्रांग है, इसलिए कह रहा है कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा है इसकी। तो यहाँ से समझ लिया हमने, यील्ड स्ट्रेंथ आ गया, अल्टीमेट स्ट्रेंथ टेबल से आया। अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेंगे, तो ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या करेंगे, FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसी में दिया होगा, ठीक है ना। आप जाओगे तो इसके लिए क्लैंप के लिए जो स्क्रू है उसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लेते हैं, N=4 लेते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 लेते हैं। ये सिग्मा वाई जो वैल्यू दिया हुआ है इसके रिस्पेक्ट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 4 लेते हैं। ये टेबल में जाओगे तो देखोगे आप। अब यहाँ पे देखिए, परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ स्क्रू मटेरियल, परमिसिबल स्ट्रेस ऑन स्क्रू मटेरियल, कितना हमें परमिस करना है कि यहाँ पे कितना कंप्रेशन लोड लगाना है ताकि हमारा क्या है, स्क्रू थ्रेड फेल ना हो। ये स्क्रू थ्रेड फेल ना हो, ये फेल नहीं होगा। तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कि जो कंप्रेशन स्ट्रेस होगा, सिग्मा यील्ड स्ट्रेस जो दिया हुआ टेबल में डिवाइडेड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो वर्किंग क्या है आपका, एलोवेल स्ट्रेस है, वर्किंग क्या है आपका, एलोवेल स्ट्रेस है। एलोवेल स्ट्रेस इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे कंप्रेशन लिखा हुआ है, सिग्मा वाई डिवाइडेड अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो 300 दिया हुआ है डिवाइडेड अपॉन 4। तो ये वर्किंग है, आप इतना ही लगा सकते हो, इससे ज्यादा लगाओगे तो आपके मटेरियल ये जो स्क्रू है फेल होने के चांसेस ज्यादा है। देखो सिमिलर प्रोसीजर है, पूरे डिजाइन डेटा बुक में दिया हुआ है कि इसी तरह से निकालना। आपको यील्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, तो यील्ड स्ट्रेंथ को क्या करेंगे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे तो आपका वर्किंग आ जाएगा। यहाँ पे देखो वर्किंग आ गया। अब इस वर्किंग का 50% ले लेते हैं, ठीक है ना। इस वर्किंग का देखो, ये वर्किंग हो गया कंप्रेशन के लिए, इसका 50% लेते हैं तो शियर स्ट्रेस आ जाता है। तो शियर स्ट्रेस का 50% तो कम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका 37 न्यूटन पर mm
स्क्वायर। तो आप शियर स्ट्रेस भी पता कर लिए। ये शियर स्ट्रेस जो दिया हुआ है ये भी वर्किंग ही है, ये जो शियर स्ट्रेस दिया हुआ है ये भी वर्किंग ही है। अब डिजाइन करना है इसको कि फेल ना हो। तो मैंने आपको बताया था 3 तरह के स्ट्रेसेस क्रिएट होंगे इसमें। एक तो टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट होगा, दूसरी क्या होगा, बेंडिंग स्ट्रेस क्रिएट होगा, तीसरा क्या होगा, ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से शियर स्ट्रेस क्रिएट होगा। तो यहाँ पे देखो सिग्मा सी कंप्रेसिव लिखा है, इसका मतलब ये डायरेक्ट स्ट्रेस की बात कर रहा है, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला आपको पता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड अपॉन एरिया। तो सिग्मा सी कंप्रेसिव निकालना है। कुछ और नए नोमेनक्लेचर कर सकते हो आप, इस नोमेनक्लेचर को छोड़ करके कुछ और कर लिया, मान लो सिग्मा सी डैश कर लिया इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड अपॉन ए। जो डब्ल्यू दिया हुआ है आपका कितना किलो न्यूटन दिया हुआ है, 4 किलो न्यूटन दिया हुआ है। 4 किलो न्यूटन 10 टू द पावर ऑफ 3, ठीक है, डिवाइडेड अपॉन एरिया पाई अपॉन 4 डीसी स्क्वायर। एरिया देखो यहाँ पे दिया हुआ पाई अपॉन 4 डीसी, तो इस फार्मूले में पुट कर देंगे एरिया में। तो देखो डीसी की वैल्यू आ जाएगी, डीसी की वैल्यू आ गई 8.24। मतलब हमारे पास जो स्क्रू है वो स्क्रू की डाया जो होनी चाहिए डीसी कोर डाया 8.24 mm होना चाहिए, या तो इससे ज्यादा होना चाहिए। तो लिखा हुआ एज स्क्रू इज एबव डायमीटर based on the compressive stress but in actual screw is also subjected to shear stress। ये तो हमने डायरेक्ट स्ट्रेस के हिसाब से हमने डीसी निकाल दिया, बट इस स्क्रू थ्रेड में ट्विस्टिंग मोमेंट भी लगा हुआ है, जैसे कह टॉर्जनल शियर स्ट्रेस, ट्विस्टिंग की वजह से टॉर्जनल शियर स्ट्रेस भी है। तो अब देखते हैं कि आगे उसका भी कुछ इफेक्ट है कि नहीं, क्योंकि हम इतना लेकर डिजाइन कर नहीं सकते, इससे ज्यादा ही लेना होगा। कितना ज्यादा लेना होगा देखते हैं। Hence, to take into account effect of torsional shear stress, consider diameter of screw thread 30% greater than the above value। तो इनका कहना ये है कि जब डिजाइन डेटा बुक में देखेंगे तो हमारे लिए जो डीसी आ रहा है कोड आया 8.24, तो 24 डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से आ रहा है 8.24। अब शियर स्ट्रेस भी है, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस है, ध्यान रखना। तो ये 30% ज्यादा लेते हैं, तो इस 30% ज्यादा लेंगे तो डीसी इज इक्वल टू 1.3 मल्टीप्लाई 8.24, तो ये ज्यादा हो गया, 30% ज्यादा हो गया 10.7। मतलब इतना लेके चलना है हमें, इतना लेके चलेंगे तब एरिया क्या होगा, कोड आएगा। निकाल लिया इन्होंने फिर से, देखो ये इंपॉर्टेंट है, 30% ज्यादा लेना है आपको, तब एरिया क्या होगा। जो एसी हम पहले एज्यूम कर रखे थे फार्मूला, ठीक है ना, तब एसी क्या हो जाएगा आपका, इतना हो जाएगा 90.13 mm स्क्वायर। ये निकाल लिया इन्होंने, नीचे वाली वैल्यू शो करने के लिए कि हाँ इतना होना चाहिए, बट यहाँ तक इंपॉर्टेंट है, ऊपर जो डीसी निकाला 30% ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है ना, ये आप निकाल लोगे। कुछ ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, सिंपल ही है। अब देखो यहाँ पर क्या है, इनका कहना ये है कि ठीक है स्क्रू की डिजाइन तो हमने कर दी, बट एक कॉन्सेप्ट और इसमें क्या करना, ऐड करना है। ये हमारे पास कॉलर लगा हुआ है, तो कॉलर और स्क्रू के बीच फ्रिक्शन होगा, ठीक है ना। कॉलर इसलिए लगाया जाता है ताकि फ्रिक्शन को कम कर सकें, और साथ साथ में क्या करेंगे, ये भी स्टेशनरी पोजीशन पे कॉलर बनी रहे, ठीक है ना। और ये क्या करे, रोटेट करता रहे स्क्रू। लिखा हुआ कॉलर फ्रिक्शन टॉर्क विल कॉज एडिशनल स्ट्रेसेस, ठीक है ना। तो बट क्या है कि देखो कॉलर फ्रिक्शन की वजह से क्या है, एडिशनल स्ट्रेसेस क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में स्क्रू और कॉलर के बीच में फ्रिक्शन होगा, तो एडिशनल स्ट्रेस होगा, फ्रिक्शनल स्ट्रेस हो जाएगा यहाँ पे। टू अकाउंट फॉर दीज स्ट्रेसेस कोर एरिया शुड बी इंक्रीज। अब देखो कह रहा है, अब कॉलर के वजह से हमें कोर एरिया फिर इंक्रीज करना है। अब कितना करना है, हम तो 30% ले चुके हैं ज्यादा, क्योंकि क्या है, किसकी वजह से, ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से शियर स्ट्रेस डेवलप हुआ है। बट कह रहा है कि कॉलर की वजह से भी स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, बट इट इज इम्पॉसिबल टू कंप्यूट दिस एडिशनल स्ट्रेसेस। अब क्या है कि जो एडिशनल स्ट्रेस है कॉलर की वजह से, उसको कैसे कंप्यूट करना है, ये तो इम्पॉसिबल है। तो कह रहा टेबल देखेंगे, फ्रॉम टेबल एसपीजी टेबल 5.71 द नॉर्मल सीरीज वी कैन प्रोवाइड स्टैंडर्ड कोड आया कोर एरिया। देखो कोर एरिया इन्होंने 227 mm स्क्वायर, पहले कितना हमने निकाला था कोर एरिया 30% लेने के बाद, ये 90। और इनका कहना है कि नहीं भाई, कॉलर की वजह से हमारा एरिया इतना होना चाहिए, कोर डाया जो दिया हुआ है इसका, इस पोर्शन का एरिया, भाई डाया रहेगा तभी एरिया पता चलेगा। तो सीधी सी बात है, अगर
और नॉमिनल डाया हमारा उसके रिस्पेक्ट में एसपीजी के जो टेबल देखेंगे उसमें डी नॉट 22 mm दिया रहेगा आउटर डाया, और डीसी दिया होगा 17 mm। तो पिच आ जाएगा, इसमें पिच जब निकालते हैं तो 5 mm आता है, मतलब डी नॉट माइनस डीसी। ये फार्मूला देख के लिखना पड़ेगा डिजाइन डेटा बुक से। तो 5 mm इनका पिच आ गया। डीएम की जो वैल्यू आपको पता है, मीन डाया जो निकालते ही है, ठीक है ना। अब देखो इनकी डिजाइनिंग आगे करनी है। देखो वो तो कह दिया इन्होंने एडिशनल ए है, बट आपका कैलकुलेशन पहले ही खत्म हो गया जहाँ पे 30% लिया था, ठीक है ना। बट ये आपको बताना है, देखते हैं इनका एप्लीकेशन आगे है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे डीएम हो गया, डी नॉट प्लस डीसी डिवाइडेड अपॉन 2। डी नॉट पता है, डीसी पता है, हाफ कर लेंगे जोड़कर, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। हेलिक्स एंगल इज ऑब्टेन्ड बाय कंसीडरिंग सिंगल स्टार्ट स्क्रू। अब देखो ये स्क्रू दिया हुआ है, तो हेलिक्स एंगल निकालना होगा आपको। ये स्क्रू हमारा थ्रेडेड बने हुए हैं। अब लोड आ रहा है इस पे लोड आ रहा है, इसको देखो इस पोर्शन पर। तो इंक्लाइंड जो होता है थ्रेड ऐसे आपका इंक्लाइंड होता है, इस पे एक लोड आता है, और हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बनाता है मान लिया हमने अल्फा एंगल बनाया। हेलिक्स एंगल यही है। एक राउंड घूमने के बाद जितनी डिस्टेंस ऊपर जाता है, एक राउंड घूमेगा, ये एक राउंड घूमेगा, तो जितनी डिस्टेंस ऊपर जाएगा उसे पिच कहते हैं, क्योंकि सिंगल स्टार्ट है, डबल स्टार्ट नहीं है। एक राउंड घूमने का मतलब ये पाई डीसी हो गया, नीचे वाला पोर्शन इसकी लेंथ, सर्कुलर लेंथ। तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा पिच, पिच डिवाइडेड अपॉन पाई डीसी, क्योंकि tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिवाइडेड अपॉन बेस। तो ये दिया हुआ है, तो इन्होंने डीसी की जगह डीएम ले लिया, ठीक है। और इम्पोर्टेंट अच्छा है, ठीक है ना, वैल्यू दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। डीसी को दिया होता है तो डीसी लेते हैं, दोनों दिया डी नॉट और डीआई दिया हुआ, दोनों का एवरेज ले लेते हैं, डीएम ले लिया, पाई डीएम ले लिया यहाँ पे। तो पिच आपको पता चल गया टेबल से 5 mm। डी नॉट माइनस डीसी किया तो 5 mm आया, तो 5 आ गया। पाई डीएम दोनों को जोड़ के एवरेज ले लिया, डी नॉट प्लस डीसी डिवाइडेड अपॉन 2, तो इतना आ गया। तो tan अल्फा की वैल्यू निकालोगे, उसके बाद अल्फा की वैल्यू 4.6 आ जाएगा। अब एक बार वो ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि जो ये हेलिक्स एंगल है, हेलिक्स एंगल से जो फ्रिक्शन एंगल फाई हो ज्यादा हो जाए, ये भी देखना होता है। तो देखते हैं आगे क्या है। अब देखो क्या है, दो चीजें दिए हुआ है। फ्रॉम एसपीजी टेबल से देखते हैं, तो इस डेटा के अकॉर्डिंग एसी अगर इन्होंने लिया है 227 mm स्क्वायर, डी नॉट लिया है 22 mm, डीसी लिया है इतना 17 mm, तो फ्रिक्शन एंगल जो आ रहा है इसका 6 डिग्री आ रहा है, जबकि हमने हेलिक्स एंगल निकाला 4.6 डिग्री। तो हमारा जो फ्रिक्शन एंगल है वो ज्यादा है किससे, हेलिक्स एंगल से। तो आगे देखते हैं इसकी एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे सॉर्ट आउट करना है इस प्रॉब्लम को। अब देखो यहाँ पे फाई ग्रेटर देन अल्फा, फ्रिक्शन टॉर्क एक्टिंग ऑन द स्क्रू। तो सीधी सी बात है, टॉर्क अगर निकालना है आपको किस पे, इसमें कितना टॉर्क डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। तो टॉर्क डेवलप करने के लिए एक सर्कुलर बना लिया हमने, इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, मान लिया यहाँ पे टॉर्क टी डेवलप हो रहा है, टी। तो ये तो हमारा फोर्स होगा, ठीक है ना, और ये रेडियस होगा। फोर्स मल्टीप्लाई जब रेडियस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टॉर्क आ जाएगा, पता ही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स के साथ मल्टीप्लाई करते टॉर्क आ जाता है। तो इन्होंने फोर्स पी ले लिया है, पी एफ की जगह पी ले लिया है, और मान लो कोड आया, कोड आया कर रहे हैं, एवरेज आया डीएम दिया हुआ है, तो उसका हाफ ले लिया डीएम का, तो ये हो गया आपका टॉर्क निकल गया। ये तो आपका जनरल फार्मूला हो गया जो ऑलरेडी यूज करते हैं आप। बट देखिए यहाँ पे जब हम स्क्रू थ्रेड के लिए निकालते हैं, इस तरह से इंक्लाइंड सरफेस पे कोई लोड लग रहा है, अल्फा हेलिक्स एंगल है, ठीक है, कोई बॉडी रखी हुई, वेट रखी हुई है, तो आपने फार्मूला पढ़ा है ऑलरेडी। तो जो ये फोर्स आता था P, ये जो फोर्स आता था क्या आता था, W tan 5 प्लस अल्फा और डीएम मल्टीप्लाई बाई डीएम डिवाइडेड अपॉन 2। अब देखिए ये हमारे पास 10 मिनट और है, अटेंडेंस लगा लो आप। P इज इक्वल टू ऑलरेडी आपने पढ़ा है W tan, किसमें पढ़ा है, स्क्रू जैक में पढ़ा है, 5 प्लस अल्फा, ठीक है। तो P आपको पता चल गया है, ठीक है। वही सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि थ्रेड पे जब भी कोई लोड लग रहा है तो लोड का जो फार्मूला बनता है इसी तरह के फार्मूला रखना पड़ेगा आपको, ये वाला। P की वैल्यू पुट कर दी है तो ये फार्मूला बन गया आपका। W पता है 4 किलो न्यूटन, फाई आपको पता है 6,
अल्फा पता 4.6, डीएम भी पता है, ये टॉर्क आ गया। देखो इसमें टॉर्क निकाला है, ये टॉर्क इंपॉर्टेंट है। अब मैंने बताया टॉर्जन ट्विस्टिंग की वजह से इसमें शियर स्ट्रेस क्रिएट हुआ, कौन सा, टाउ। इसका फार्मूला हो 16 T1 डिवाइडेड अपॉन पाई DC क्यूब ले लिया है, ठीक है ना। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा DC और DM में, ठीक है ना। तो ये देखो ये निकाल लिया इन्होंने, तो शियर स्ट्रेस इनका इतना आया। आपने जो वर्किंग टाउ निकाला था, वर्किंग टाउ 37 निकाला था उधर पहले स्टार्टिंग में टेबल से, उससे कम है, हम सेफ जोन में है, आप सेफ जोन में हो, ठीक है ना। अब मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जब लगाएंगे उस केस में देखो, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी पता है आपको, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी पता है। ये शियर निकाल लिया इन्होंने, शियर हमारा कम आ रहा है, अभी हम सेफ जोन में है। जब नॉर्मल फार्मूला लगाते हैं शियर प्योर, ये वाला जो फार्मूला है आपका प्योर ट्विस्टिंग के लिए है, ठीक है ना। तो ये निकाल लिया इन्होंने। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जब लगाया इन्होंने तो सिग्मा सी मैक्स इज इक्वल टू हाफ ही पता है, सिग्मा सी जो है हमारा डायरेक्ट स्ट्रेस है, और टाउ अपने यहाँ से निकाल लिया है, ठीक है ना। तब कितना आता है ये निकाल सकते हो आप, देखो यहाँ पे निकाला हुआ है ये वैल्यू। ये भी जो सिग्मा सी आ रहा, जो सिग्मा हम एलोवेल निकाले थे, ठीक है ना, 75 mm² न्यूटन पर mm², उससे कम आ रहा है, अभी भी सेफ जोन में है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये ऑलरेडी पहले फार्मूला लगाकर निकाल चुके हैं सिग्मा सी, ठीक है ना। ये डायरेक्ट स्ट्रेस है सिग्मा सी। ये टाउ निकाला हमने किससे, टॉर्क के फार्मूले से, शियर स्ट्रेस। तो अब मतलब ये सारा कंसीडर कर रहे हैं, अभी सेफ जोन में चल रहे हैं। जितना हमारे पास एलोवेल था, एलोवेल शियर स्ट्रेस था, एलोवेल टेंसाइल स्ट्रेस था, उससे कम आ रहा सारा वैल्यू, तो हम क्या कर रहे हैं, सेफ जोन में जा रहे हैं। तो इसका मतलब हमारी डिजाइनिंग सही है, जो डायमीटर हमने लिया है वो सही है। अब देखो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी लगा दिया इन्होंने, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी का फार्मूला ये है, सिग्मा सी आपको पता है, ये टाउ पता है। इस केस में भी कम आ रहा है, 37 न्यूटन पर mm² से कम आ रहा है, तो हम सेफ जोन में लिखा हुआ है, हेंस स्क्रू इज सेफ इन शियर स्ट्रेस। अब नेक्स्ट टाइम में हम इधर ये वाली सारी वैल्यूज जो हैं इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तिलवानी सर की क्लास है, उस क्लास को ज्वाइन करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ठीक है। रेगुलर क्लास होगी, 6 दिन होगी, आपको डेली क्लास अटेंड करना है। नहीं तो फिर देखो आज अटेंडेंस आप लोगों की बहुत कम है, 9 जने प्रेजेंट है, तो मैं मीटर में मार्क्स काट लूंगा। तुम्हारा क्या है, परफॉर्मेंस में खराब है डीएमई में। अभी डीएमई का सर वो टेस्ट, पेपर M2 का पेपर चल रहा है, वो भाई सर M2 का पेपर है, बैक का वो बाकी दूसरों का आज बैक का पेपर बाकी, तो एक जराटी का एग्जाम देने के बाद आप क्या करना, जिसकी बैक है वो आ जाएगा, ठीक है ना। बैक का एग्जाम देने, ठीक है, कम है तो बता दिया आपने, अच्छा किया। एग्जाम की तैयारी करना ज्यादा जरूरी है, बट ये है कि आप लोग थोड़ा सा सिंसियर उनके रहिए। पेपर मतलब आज ही पेपर है, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक, कोई नहीं, कोई उनके नहीं, उनके पेपर चल रहा है आज ही सर। ठीक है बेटा, है सर, 20-22 जने हैं उनके। ठीक है, ठीक। इतनी बैक लगती है तुम लोगों की।